आप सभी को नमस्कार। आज हमारा टॉपिक रहेगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नीट के एग्ज़ाम में एवरेज प्रकाश संश्लेषण से हमें 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बीएससी की जो क्लासेस है उसमें अपने आप में एक यूनिट ही है। तो सभी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो प्रकाश संश्लेषण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चूँकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसीलिए स्टूडेंट्स की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हम इसको 5 से 7 पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिससे आपको भी काफ़ी आसानी रहेगी और प्रत्येक भाग अपने आप से दूसरे भाग से लिंक रहेगा। तो आज का हमारा जो पहला पार्ट है वो है हिस्ट्री एंड डेफिनेशन का। इसके अंदर हम डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या क्या किया और इसकी परिभाषा क्या है, समीकरण क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ब्रीफली ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक्चुअल में है क्या। अगर हम सिंपली ये देखें तो हम पाएंगे कि पौधे की जो पत्तियां हैं उसके ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो इस प्रकाश ऊर्जा की वजह से पौधे इसका फूड में परिवर्तन कर लेते हैं। फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अगर हम देखें सनलाइट क्या है, फिजिकल एनर्जी है या फिजिको एनर्जी है, जबकि ग्लूकोज क्या है, केमिकल है। तो इन दोनों को अगर हम मिक्सचर करें तो हमें समझ जाएंगे बहुत ही आसानी से कि प्रकाश संश्लेषण फिजिको केमिकल प्रोसेस है, जिसके अंदर भौतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल पौधे और अन्य जंतु अपने जीवन यापन में करते हैं। जनरली हम अगर बात करें कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में किया क्यों जाता है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऐसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट निकल के सामने आ जाएंगे, लेकिन जहाँ तक मुख्य ऑब्जेक्ट की बात है वो 2 ही है। एक जो भी आपने देखा, फॉर्मेशन ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ फूड, भोजन का निर्माण सबसे इंपॉर्टेंट, भोजन के लिए करते हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो भोजन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता है, वह है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, O2। जीव जगत, संपूर्ण जीव जगत बेसिकली O2 पर डिपेंड करता है और प्रकाश संश्लेषण में पौधे O2 का निर्माण ही करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार की क्रिया है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। ये एक फिजिको केमिकल रिएक्शन तो है ही, या फिजियो केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, लेकिन इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, विशेषताएं हैं, वो निम्न है। प्रकाश संश्लेषण की विशेषताओं से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले ये एक एंडरगोनिक रिएक्शन है। बिकॉज ऑफ यूज ऑफ सनलाइट, यूज ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के इस्तेमाल की वजह से ये एक एंडरगोनिक रिएक्शन है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल भोजन के निर्माण में करते हैं, फर्स्ट। दूसरी, ये एक अपहिल रिएक्शन है, कारण कि इसके अंदर CO2 जो है वो वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है।
इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट की वजह से ऐसा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाते हैं तो एनर्जी का कन्वर्टेशन होता है, तो इसीलिए इसे अपहिल रिएक्शन भी कहा गया है। नंबर 3 जो है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है ये एक ऑक्सीडेटिव रिडक्शन रिएक्शन है या प्रोसेस है। मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन इन द फॉर्म ऑफ H2O ब्रेकिंग या स्प्लिटिंग, जल टूटता है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट है, जल टूटता है। और रिडक्शन अपचयन CO2 भोजन में कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड, भोजन में कन्वर्ट होता है, इसलिए ये दोनों रिएक्शन का मिक्सचर है। ये हम और भी डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 4 जो हमने बात की, ये फिजिको केमिकल रिएक्शन है। डिटेल से बता चुका हूं, फिर भी दोबारा बता दूं कि फोटो एनर्जी कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी, और फूड एनर्जी का मतलब हो गया केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो ये 4 मुख्य बातें हैं जो प्रकाश संश्लेषण को स्पेसिफाई करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलें, अगला पॉइंट, तो हम देखें कि रियल में प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य भाग है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सनलाइट है, वो कितना रोल निभाती है भोजन के निर्माण में। तो अगर हम देखें, सपोज दैट मान लेते हैं कि ये एक पान है, पत्ती है, और इस पर सनलाइट गिर रही है। आप मान लीजिए कि ये 100% रेडिएशन इसके ऊपर गिरती हैं, तो हम पाएंगे कि इन 100% में से 80 to 85% तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। मतलब 80 से 85% भाग तो काम ही नहीं आता है। इसके अंदर से जो गिर रही है किरणें, उनमें से निचले भाग को, मतलब पत्तियों को छान कर नीचे की ओर से जाती है। यह 10 से 15% ट्रांसमिटेड लाइट जो कि छनकर नीचे की ओर से जाती है। तो हम देखें कि एवरेज निकालें तो लगभग 95% भाग जो है वो प्रकाश संश्लेषण में यूज नहीं है, और मात्र 3 to 5% पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब होता है बाय लीफ, पत्तियों के द्वारा अवशोषित है, और इसी का ये भोजन में निर्माण करते हैं। तो मतलब बहुत छोटा सा पार्ट ऐसा है जिसका पत्तियों के द्वारा भोजन के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रीफली अगर हम देखें, समझें कि सनलाइट में जो नीचे की ओर जाने वाला भाग है ये ऊपर रिफ्लेक्टिव, और ये भाग जो है वो केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि किन किन साइंटिस्ट ने प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक्सपेरिमेंट किए, क्या क्या इन्होंने बताया। यद्यपि इसके बारे में जो सबसे पहला नाम है वो आता है स्टीफन हेल्स का, स्टीफन हेल्स का। लेकिन स्टीफन हेल्स जो है, जिन्होंने 1727 में इतना बताया कि पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, एक्सपेरिमेंटली इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, इसीलिए इनको हम फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और जो पहला एक्सपेरिमेंट अगर हम बात करें वो किया जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले
जो कि 1733 तक 1804 तक का कार्यकाल है। इन्होंने 1774 में बेलजार एक्सपेरिमेंट किया। बेलजार एक्सपेरिमेंट इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि इन्होंने एक बेलजार लिया और इसमें एक गमला रख दिया। ये गमले के ऊपर बेलजार लगा दिया जिसमें पत्तियां निकली हुई थी, और कुछ समय बाद में इन्होंने देखा कि ये जो पौधा है वो मुरझा गया या मर गया। डाइड प्लांट। सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने दोबारा किया, लेकिन इस बार इन्होंने इस बेलजार में एक जीवित चूहे रैट को रखा। चूहे को रखा रैट, और इन्होंने पाया कि कुछ समय बाद में चूहा भी मर गया। चूहा क्या रहा? रैट डाइड। अब फाइनली इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में थोड़ा चेंज किया और इन्होंने बेलजार में गमले के साथ जिसमें एक पौधा लगा हुआ है, एक चूहे को भी छोड़ दिया। और इन्होंने पाया कि ये दोनों ही जीवित रहते हैं, बोथ आर लाइव लॉन्ग। इसका कारण इन्होंने बताया कि चूहा श्वसन के द्वारा या पौधा श्वसन के द्वारा जो गैस उत्पन्न करता है उस गैस का कन्वर्टेशन प्लांट करते हैं, जिससे जीवन के लिए आवश्यक गैस का निर्माण होता है। मतलब कि प्लांट अनप्योर गैस को प्योर करते हैं। ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट था। जोसेफ प्रिस्टले का नाम इसलिए भी आता है कि इन्होंने साथ ही एक्सप्लेन किया कि जो ऑक्सीजन है वो जैविक गैस है, इसीलिए इनको ऑक्सीजन का खोजकर्ता भी कहा जाता है। खोजकर्ता, ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट इंजन हाउस ने 1730 से 1799 का कार्यकाल है। इन्होंने प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को एज इट इज डेमोन्स्ट्रेट किया और इन्होंने बताया कि जो अनप्योर गैस है वो प्योर जब होती है तो उसमें इम्पोर्टेंट रोल लाइट का होता है। यदि यही एक्सपेरिमेंट डार्क जोन में किया जाए या नाइट में किया जाए तो ये रिएक्शन कभी नहीं होगी। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। अंधेरे में नहीं होगी, बल्कि यही रिएक्शन अगर दिन के प्रकाश में की जाए तो ये रिएक्शन संपन्न होगी। तो पहली बार प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का महत्व स्थापित करने का कार्य इंजन हाउस ने किया। ये इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की भूमिका किसने बताई? इंजन हाउस ने बताई। तीसरा अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। वॉन नील का जो नाम है वो
प्रकाश संश्लेषण में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने प्रकाश संश्लेषण के अंदर CO2 किस प्रकार से कन्वर्ट होती है और ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, इसकी रूपरेखा प्रेजेंट की। ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं, सूक्ष्म जैव वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया और संकेत दिया, इंडिकेशन दिया कि जो ऑक्सीजन है, CO2 जो है वो फूड में कन्वर्ट होती है और ऑक्सीजन जो है वो संभवतया H2O से रिलीज होती है। हालांकि इन्होंने ज़्यादा प्रयोग नहीं किए, लेकिन इन्होंने बताने का प्रयास किया कि अगर बैक्टीरिया के अंदर हम ये H2S गैस का इस्तेमाल करें और CO2 के साथ उसकी रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में सल्फर बाहर निकलती हैं। साथ ही यहाँ पर भोजन का निर्माण भी होता है। तो इन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से सल्फर कहाँ से निकलती है और CO2 किस प्रकार से भोजन में कन्वर्ट होती हैं। लेकिन इसके बाद हुए एक्सपेरिमेंट में ये बात सामने आई कि वह जो जल का निष्कासन है, ऑक्सीजन का निष्कासन है, वो जल से होता है और CO2 भोजन के रूप में कन्वर्ट होती है। इसीलिए हम अगला और इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट अभी समझने का प्रयास करेंगे। इस श्रेणी में अगले वैज्ञानिक हैं जो सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, वो है रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल का नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि दो बड़े कारण हैं। एक, हिल रिएक्शन की खोज की इन्होंने, हिल रिएक्शन डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हिल, जो कि प्रकाश संश्लेषण का एक महत्वपूर्ण भाग है। और दूसरा, इन्होंने ये भी बताया कि ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है, रिलीज कहाँ से होती है, इसके बारे में बताने का प्रयास किया। इन्होंने जिस पौधे का इस्तेमाल किया अपने प्रयोग के लिए वो था स्टिलेरिया। स्टिलेरिया पादप पर किए गए प्रयोगों के आधार पर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि संभवतः O2 जल के स्प्रेडिंग से निकलती हैं। इसके लिए इन्होंने हिल रिएजेंट का इस्तेमाल किया। हिल रिएजेंट, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने हिल रिएजेंट के साथ जल की क्रिया कराई और ये देखने का प्रयास किया कि जो ऑक्सीजन वो कहाँ से निकलती है। उन्होंने पाया कि ये जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ऑक्सीजन बेसिकली इस भाग से निकल रही है, ये ऑक्सीजन यहाँ आ रही है। तो इन्होंने प्रूव किया कि ऑक्सीजन जो है वो जल से निकलती है। हालांकि इसका एक एविडेंस रेडियो ट्रेस टेक्निक के द्वारा रूबेन, कॉमन एंड हासिद के द्वारा भी दिया गया, वो हम अभी पढ़ेंगे। जहाँ तक हिल रिएजेंट की बात है, हिल रिएजेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल, नेचुरल हैं। नेचुरल का उदाहरण हम NADP+ को मानते हैं और दूसरे हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, पोटेशियम फेरिस साइनाइड, DCPIP। इन रिएजेंट्स की सहायता से इन्होंने जानने का प्रयास किया कि ये जो ऑक्सीजन है वो किस प्रकार से आती है। खासतौर पर DCPIP जो है वो एक ब्लू कलर का रिएजेंट है, नीले रंग का रिएजेंट है, जो रिडक्शन के बाद में या अपचयन होने के बाद में रंगहीन, कलरलेस हो जाता है। तो एज ए स्टेन इसका इस्तेमाल किया गया। तो हिल ने लगभग ये बता दिया था कि प्रकाश संश्लेषण में जल कहाँ से निकलता है, लेकिन फाइनल एक्सपेरिमेंट करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है रूबेन, कॉमन एंड हासिद को। रूबेन, कॉमन एंड हासिद ने रेडियो ट्रेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ये बताया कि ऑक्सीजन का सोर्स वास्तव में CO2 ना होकर H2O है। रूबेन, कॉमन
एंड हासिद, इन तीनों वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से ये कार्य किया और बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से यदि हम CO2 के अंदर O जो है वो नॉर्मल ले लीजिए और 16 वाली ले लीजिए, इसकी रिएक्शन आप जल के साथ कराएं जिसमें आप ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव ले लीजिए और फिर देखें कि कहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है। तो इन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन है वो वास्तव में कैसी है, रेडियो ट्रेसर टेक्निक द्वारा निकली हुई समस्थानिक युक्त ऑक्सीजन है, ना कि यहाँ से। इसी को इन्होंने थोड़ा सा और प्रैक्टिकली ट्राई किया। इस बार इन्होंने इसको 18 कर दिया और जल के साथ जो थी उसको इन्होंने नॉर्मल कर दिया, तो इन्होंने पाया कि जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल निकली। इस प्रकार से इस प्रयोग द्वारा 100% ये तय हो गया कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निकलने वाली ऑक्सीजन जल से निकलती है। तो ये है कुछ एक्सपेरिमेंट जिनके द्वारा हमने जानने का प्रयास किया कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या प्रमाण दिया। हालांकि हम टॉपिक के साथ भी विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट पढ़ते रहेंगे और अब हम इसके फाइनल पार्ट को पढ़ते हैं जो कि है डेफिनेशन। संश्लेषण की डेफिनेशन की हम बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अंदर हम देखें तो 6CO2 12 और H2O के साथ रिएक्शन कर सनलाइट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती हैं, C6H12O6। साथ ही यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी निकलती हैं जो कि एक बाई प्रोडक्ट है, अभी हमने बात की डिटेल से। ये एटमॉस्फेयर में जाती है। तो मेन ऑब्जेक्ट जो है वो ऑक्सीजन का निर्माण करना जीवों के लिए और भोजन का निर्माण। साथ ही यहाँ पर 6 जल के अणु भी बाहर निकलते हैं। इस समीकरण में अगर हम देखें तो इसके आधार पर यदि हम डिफाइन करने का प्रयास करें कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो बड़े ध्यान से सुने, बड़ी आसान सी परिभाषा है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पादप CO2 और जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। आसान सी यह परिभाषा है। इसमें हम देखें कि हमें जो CO2 है वो मिली है एटमॉस्फेयर से, जल मिला है हमें सॉइल से, क्लोरोफिल प्लांट की लीव्स में होता है, ये हम सभी जानते हैं, और सनलाइट हमें सन से मिलती है। भोजन के रूप में हमने यहाँ पर ग्लूकोज बनाया है, ये है ग्लूकोज जिसका इस्तेमाल पादप अपनी ज़रूरत के बाद में जंतुओं के लिए भी करते हैं, जंतु इनका इस्तेमाल करते हैं। और यदि ये एक्स्ट्रा में बन जाता है तो इसका रिजर्वेशन कर लिया जाता है, इसको रिजर्व कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के रूप में ये पादपों में सुरक्षित। इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने जानने का प्रयास किया कि इसके महत्वपूर्ण साइंटिस्ट कौन से, उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, डेफिनेशन क्या है। इसके बाद में हमारा मेन चैप्टर शुरू हो जाएगा जो कि हम अगले वीडियो से डालना शुरू करेंगे। अगर आपको इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम डाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।